ना कोई पेड़ पौधा, ना जंगली जानवर। पेट भरने के लिए उन्हें कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि सोनिया संभल पाती, एक तेज धारदार हथियार ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। सोनिया को मारने के बाद विक्रम ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। कुछ पलों के बाद वो एक जानवर की तरह सोनिया का मांस चबा रहा था। उसके शरीर, मुंह और कपड़ों पर हर जगह खून दिखाई दे रहा था। भूख ने विक्रम को एक दरिंदा बना दिया था। सोनिया को मारकर खाने के बाद उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उसके भीतर के जानवर के मुंह में खून लग चुका था। अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक करके उसने अपने ही 3 साथियों को मारकर खा लिया था। अब उसके पास चौथा और आखिरी शिकार बचा था। वह डरावनी गहरी काली रात थी, जहां चांद चमक रहा था। तभी एक हाथ कटकर दूर जा गिरा। क्या मिला? खाना मिला? मारकर खा गया मैं सबको। तुम तो वैसे भी भूख से मरने वाले हो, मेरे काम आ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या कहा तुमने? सबको मारकर खा लिया? विक्रम, अपने दोस्तों को खाने वाले जानवर, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी। तुम एक भूखे कमजोर जानवर बनकर यूं ही इस बर्फ में सड़ते रहोगे। हमें खाने में बहुत मजा आ रहा है ना? अब तुम्हारे शरीर को सैकड़ों कीड़े हर पल नोचेंगे। आर्यन की बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया और उसने चाकू सीधा उसके सीने में उतार दिया। आर्यन एक भयानक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा। विक्रम को अपने दोस्तों को मारने का कोई अफसोस नहीं था। जंगली जानवर की तरह उसने आर्यन के शरीर को भी कुछ ही मिनटों में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। न जाने आर्यन के श्राप का असर था या विक्रम के अंदर के जानवर का। उसने मांस को भुने बिना ही यूं ही कच्चा खाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में पकड़े मांस से खून टपक रहा था और उसे टपकते हुए खून को देखकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। टोटल पॉपुलेशन है यार, बस पढ़ और एंजॉय कर, ज्यादा सीरियस मत ले। ओ चलो ना यार, अपन लोग मिलकर हिमाचल में नाइट आउट करते हैं। भाई, अगर सच में कोई कार्निवल आ गया तो हम चारों मिलकर उसे खा जाएंगे। हम किसी एनिमल से कम हैं क्या? उन चारों ने आदित्य का जन्मदिन हिमाचल के रोहतांग के पास के जंगल में मनाने का प्लान बनाया। सभी जरूरी चीजें गाड़ी में रखकर चारों कैंपिंग के लिए निकल गए। जनवरी का महीना था, बर्फीली हवा चल रही थी। उन चारों ने आग जलाई और उसके पास घेरा बनाकर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने साथ में लाया हुआ चिकन आग में भुना और फिर बियर पीने लगे। रात के तकरीबन 11 बजे उन्होंने केक काटा और फिर वे आग के पास बैठे काफी देर तक गप्पे लड़ाते रहे। हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं यार, चलो अब टेंट में चलते हैं। रात के 11:30 बजे के करीब चारों टेंट में आकर सो गए थे। आदित्य और निखिल एक टेंट में थे और पंकज और वरुण अलग टेंट में गहरी नींद में थे। अचानक आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई चीज जमीन पर रगड़ रही हो। उसने धीरे से आंख खोली तो उसे अपने टेंट के बाहर कोई आकृति हिलती हुई दिखाई दी। निखिल, उठ यार, देख कुछ है हमारे टेंट के बाहर। अरे यार, पंकज होगा, वही है भटकती आत्मा, उसे नींद नहीं आ रही होगी। नहीं यार, कुछ और ही है, बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। शिट, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वार्निंग क्यों नहीं मानी? बाहर टेंट पर पंजों के निशान बने हुए थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वापस अपने टेंट में आकर लेट गए। कुछ देर बीतने के बाद पंकज की आंख खुलती है। वरुण, तू टेंट में ही रहना, लगता है कोई जानवर है आसपास, मैं देखता हूँ। अपनी पिस्तौल संभालता हुआ पंकज टेंट से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि कोई आकृति तेजी से टेंट के दूसरी तरफ भाग रही है। कौन है? कौन है वहां? रुक जाओ! पंकज की आवाज सुनकर आदित्य भी अपने टेंट से बाहर निकल आया। सामने देखा तो वरुण भी परेशान सा खड़ा नजर आया। क्या हुआ वरुण? कहाँ है पंकज? उस तरफ भागा है। तो पंकज भी उसके पीछे पीछे दौड़ गया। भाई, मुझे तो डर लग रहा है। डर क्यों रहा है यार? जानवर आग के पास नहीं आते, चलो आग जलाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ यार, कुछ है वहां। यार, पंकज कहाँ गया? अब यहाँ अकेला रहना सेफ नहीं है। अच्छा चल, दोनों साथ में चलते हैं। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने टेंट में ही रहूंगा। भाई, पहले पंकज को ढूंढते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। पंकज, पंकज, तू है कहाँ यार? आदित्य पंकज को आवाज लगाता हुआ जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक पेड़ के पीछे पंकज दिखाई देता है। कहाँ चला गया था यार? तूने तो जान निकाल दी। पंकज आदित्य को इशारे से एक तरफ उंगली दिखाकर चुप रहने को कहता है। जैसे ही आदित्य पलटकर देखता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वरुण के ठीक सामने एक पेड़ जितनी लंबाई का कोई जीव खड़ा था। उसका शरीर गंदा और बदबूदार था। ये क्या है? कोई बचाओ!
बचाओ मुझे। वरुण इससे पहले कुछ कह पाता वो जीव उस पर झपट पड़ा। पंकज, शूट दिस डीमन, गोली मारो इसे, आदित्य चिल्लाया। डर के मारे पंकज के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर गिर गई। आदित्य ने वो रिवॉल्वर उठाई और पूरी ताकत से भागने लगा। वो समझ गया था कि ये विंडिगो है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहानियों में पढ़ा था। इसका मतलब विंडिगो कोई कल्पना नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। विंडिगो ने सबसे पहले वरुण की गर्दन पर अपने लंबे दांत गड़ाए और उसके कंधे का मांस नोच लिया। आंखों में हैवानियत भरकर उसने पंकज की ओर देखा और उसके सीने को बीच से चीर दिया। उसके सीने में हाथ डालकर वो मज़े से मांस खाने लगा। विंडिगो ने अपने नाखूनों और भेड़िए जैसे दांतों से बड़ी आसानी से पंकज के शरीर के टुकड़े कर दिए। जी भरकर उन्हें खा लेने के बाद विंडिगो दहाड़ा। वरुण और पंकज की चीखें सुनकर आदित्य का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। दौड़ते हुए उसे अपना टेंट सामने दिखाई दिया। जितनी देर तक विंडिगो उन्हें खाता रहा, उतने समय में आदित्य टेंट तक पहुंच गया था। अरे यार, कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ पता नहीं कैसी भयानक चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। भाई, मुझे डर लग रहा है, सबको बुला लो, चलते हैं यहाँ से, निखिल घबराकर बोला। कोई नहीं बचा, वो खा गया सबको, मेरी आंखों के सामने दोनों को कच्चा चबा गया। क्या बोल रहा है भाई? उन दोनों को खाने के बाद अब वो हमारे पास ही आ रहा होगा। अब ये कैसे बचेगा भाई? क्या करें, कैसे इससे पीछा छुड़ाएं? निखिल की बात सुनकर आदित्य ने आग जला दी और दोनों टेंट की ओट में छिप गए। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी। कुछ पलों के बाद आदित्य को अपने पास से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। वो आसपास ही है। तभी वो विंडिगो पास वाले पेड़ से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह नीचे उतरने लगा। उसके लंबे खून से सने नाखून बेहद डरावने लग रहे थे। पेड़ से उतरकर उसने अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालकर जोर से हिलाई और उसके बाद वो बिजली की तेजी से आदित्य पर झपटा। आदित्य जानता था कि अगर उसके हाथ कमजोर पड़ गए तो बस विंडिगो की जीत हो जाएगी। इसलिए घायल होकर भी उसने आग वाली लकड़ी नहीं छोड़ी और विंडिगो के शरीर को उससे जलाने लगा। विंडिगो घबराकर दूर हटने लगा। जल्दी निखिल, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी से जंगल के बाहर निकल रहे होते हैं, तभी आदित्य चीखता है, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, ऐसा लगता है मेरी हड्डियां चटक रही हैं। क्या हुआ भाई, तू ठीक है? तू इधर बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। जैसे ही निखिल ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आता है, वो देखता है कि गाड़ी के अंदर बैठा आदित्य अब गुर्रा रहा है। ये कोई जानवर नहीं, एक श्राप है।